विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में प्रकरण नंबर 9 राष्ट्रीय आय की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम एक टॉपिक लेंगे राष्ट्रीय गणना मापन की कठिनाइयाँ, और साथ साथ स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर भी एक बार लेंगे ध्यान में इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय गणना मापन की कठिनाइयाँ। तो राष्ट्रीय मापन गणना की कठिनाइयाँ के अंतर्गत हम जब चर्चा करेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना में भारत में 1954 से केंद्रीय सांख्यिकी संस्था CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय की गणना करती है। यानी ये 1954 से गिनती चालू है और यह गणना आधार वर्ष 1999-2000 के आधार पर गिनी जाती है। आधार वर्ष यानी ऐसा वर्ष कि जिस वर्ष में चीज वस्तुओं के भाव में अधिक परिवर्तन ना हुआ हो, यानी लगभग भाव उनका स्थिर रहा हो, तो उस वर्ष को आधार वर्ष गिना जाता है। तो आधार वर्ष के रूप में इन्होंने 1999-2000 को ध्यान में लिया है। परंतु राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कुछ समस्याएं सर्जित होती हैं। तो वो समस्याएं कौन सी है देखते हैं। तो समस्याएं, पहली समस्या है दोहरी गणना की समस्या। जैसे हमने आगे भी देखा कि कई बार एक ही वस्तु की गणना राष्ट्रीय आय में 2 बार हो जाती है। जैसे हमने उदाहरण बताया था कि लोहा और यंत्र, अगर हम यंत्र की गणना करेंगे और लोहे की गणना करेंगे तो फिर लोहे की गणना 2 बार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहा यंत्र में समाया हुआ है। अब जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो इस तरह से कई वस्तुओं में दोहरी गणना हो गई होती है, लेकिन उस चीज का ध्यान या उस दोहरी गणना का ध्यान सरकार को नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से दोहरी गणना की वजह से राष्ट्रीय आय जरूरत से अधिक, यानी जो वास्तविक आय है उससे अधिक हो जाती है। तो ये दोहरी गणना की समस्या है। दूसरा है स्व उपयोग की समस्या। हमने देखा कि उत्पादक द्वारा स्व उपयोग के लिए उत्पादित की गई वस्तु का बाजार मूल्य नहीं होता, क्योंकि उसको बेचा नहीं जाता है, उसको उत्पादक खुद उपयोग करता है। तो इस वजह से जब उसका बाजार में मूल्य नहीं होता है तो फिर उसकी राष्ट्रीय आवक में गणना नहीं होती है, जबकि उत्पादन तो उस वस्तु का हुआ है। यानी उस उत्पादन होने के बावजूद भी उसकी कीमत बाजार में ना होने से उस वस्तु को राष्ट्रीय आवक में गिना नहीं जाता है। तो ये इसकी दूसरी समस्या है, दूसरी मर्यादा है। उसके बाद है घिसाई जानने की परेशानी। घिसाई के अंदर आप बताएंगे कि घिसाई गिनने की अलग अलग पद्धतियां हैं। जो पूंजी साधन पर घिसाई गिनी जाती है तो उनकी अलग अलग पद्धतियां हैं और अलग अलग पद्धतियों से अलग अलग घिसाई की रकम निश्चित होती है। तो इस वजह से जब घिसाई की गणना की जाए तो उनमें पद्धतियों का असर जो है राष्ट्रीय आवक पर होता है। तो इस तरह से घिसाई जानने की परेशानी ये जो है राष्ट्रीय आय के लिए समस्या या कठिनाई के रूप में होती है। फिर उसके बाद कर टालने और कर चोरी की प्रवृत्ति। कर टालना का मतलब ये हुआ कि सरकार को जो उत्पादक है या जो व्यापारी है कमाता है उसमें से टैक्स देता है। सरकार कुछ रकम तक जो है टैक्स नहीं लेती है, लेकिन कुछ रकम की मर्यादा के बाद टैक्स लेती है। जैसे वर्तमान समय में अगर 5 लाख रुपए तक इनकम है व्यक्ति की तो उसको टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन 5 लाख से ऊपर है तो उसको टैक्स वसूल किया जाता है। अब टैक्स को भरने के लिए जो है उत्पादक या व्यापारी को कुछ ऐसे सरकार द्वारा विनियोग के माध्यम बताए गए हैं कि जिसको द्वारा अगर वह व्यापारी या उत्पादक या कर भरने वाला करदाता अगर वह अपनी आवक को ऐसी जगहों पर विनियोग करे तो उसका टैक्स माफ होता है। जैसे अमुक दान है तो दान देने पर जो है टैक्स माफ होता है। इंश्योरेंस में पैसा अगर कुछ इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो पैसा माफ हो जाता है। तो इस तरह से अब कर भरने वाला जो 5 लाख फ्री है वहां तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर का जो आवक कमाता है उस आवक में टैक्स बचाने के लिए वो सरकार द्वारा निर्देश किए गए अलग अलग माध्यमों में वह विनियोग करता है, निवेश करता है। और निवेश करने से टैक्स जो है जितना भरना चाहिए उससे कम टैक्स भरता है। तो इस तरह से यहाँ पर टैक्स कम भरने की वजह से यहाँ पर राष्ट्रीय आय में उसकी गणना नहीं हो पाती आवक के रूप में, एक समस्या है। और एक कर चोरी है। कर चोरी में क्या होता है कि टैक्स भरने वाला करदाता टैक्स भरना ही नहीं चाहता है और इस वजह से वह टैक्स न भरने की वजह से अपने हिसाब में अमुक वस्तुओं की कीमत दर्शाता ही नहीं है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है धंधा इकाई का व्यापारी है और वह किसी व्यक्ति को या टीवी बेचता है, मान लो टीवी की कीमत 20,000 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह टीवी की कीमत 20,000 का रसीद बनाता है, वाउचर बनाता है, तो उसकी गणना हिसाबों में होगी। लेकिन अगर उसका रसीद बना ही ना हो
तो फिर उसका हिसाबों में लिखा होगा ही नहीं कि 20,000 रुपये की आवक खर्च कहाँ हुआ। तो इस तरह से कर चोरी यानी कि कर से बचने के लिए कर न भरना पड़े, इस वजह से जो आवश्यक आवक जावक है, खर्च है, उसको जो है हिसाबों में दर्शाया ही ना जाए, तो वो कर चोरी की प्रवृत्ति है। तो ये दोनों प्रवृत्तियों में, कर टालने की प्रवृत्तियों में और कर चोरी की प्रवृत्ति में राष्ट्रीय आवक की गणना सही ढंग से नहीं हो पाती है। फिर आता है गैर कानूनी आय। हमने देखा कि गैर कानूनी आय जैसे चोरी है, लूटपाट है और स्मगलिंग है, तो ये सब चीज़ें जो है वह गैर कानूनी आवक अगर प्राप्त की गई है तो उसका लेखा जो है या उसकी गिनती जो है राष्ट्रीय आय में नहीं होती है। लेकिन देखा जाए तो गैर कानूनी आय जो है वह संबंधित व्यक्ति की आवक तो बनती है। जैसे कोई व्यक्ति लूट कर चोरी करके आवक प्राप्त किया तो उस व्यक्ति को तो आवक मिली ही है, लेकिन फिर भी उसको हम राष्ट्रीय आवक में नहीं गिनते हैं, तो ये राष्ट्रीय आय की समस्या होती है गिनने की। फिर आता है शुद्ध विदेशी आय की समस्या। अब शुद्ध विदेशी आय का मतलब क्या हुआ कि देश के निर्यात में से देश की आयात को घटा दिया जाए तो शुद्ध विदेशी आय प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ समस्या होती है, जैसे भारत और अमेरिका का व्यापार हो रहा है तो भारत में रुपया चलन में है और अमेरिका में डॉलर चलन में है, तो ऐसी स्थिति में दोनों मुद्राएं अलग अलग हैं। अब जब दोनों मुद्राएं अलग हैं तो यहाँ पर विनिमय दर आएगा कि $1 बराबर कितना रुपया। उदाहरण के रूप में $1 बराबर हम 70 रुपया गिने तो फिर अगले ही दिन उसका रेट हो सकता है $1 बराबर 70 रुपया के बदले 72 रुपया हो जाए, $1 बराबर 75 रुपया हो जाए, 68 रुपया हो जाए। यानी विनिमय दर अस्थिर है और विनिमय दर अस्थिर होने की वजह से जो हमारा शुद्ध विदेशी आय है उसकी गणना करना मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या के रूप में बताना है आपको। उसके बाद है 7वां पॉइंट है गणना का हिसाब रखने की समस्या। अब गणना का हिसाब रखने की समस्या में आप बताएंगे 4 पॉइंट है। पहला निरक्षरता, कि कुछ व्यापारी या कुछ धंधे करने वाले जो निरक्षर हैं उनको हिसाब लिखना अगर नहीं आता है, हिसाब लिखने की उनकी अज्ञानता है, तो वह हिसाब नहीं लिखेंगे और हिसाब न लिखने की वजह से भले वो आवक प्राप्त कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका उल्लेख उन्होंने हिसाबों में नहीं किया है तो राष्ट्रीय आय में उसकी गिनती नहीं होती है। तो ये राष्ट्रीय आय की मर्यादा हो जाती है गिनने की। दूसरा है कि छोटे पैमाने पर उत्पादन और विक्रय। छोटे व्यापारी जैसे 5 रुपए की वस्तु, 10 रुपए की, 50 रुपए की वस्तु, तो इस तरह से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय अगर हो रहा है तो उसका भी लेखा जोखा हिसाबों में नहीं किया जाता है और हिसाबों में लेखा जोखा ना होने की वजह से उसकी गणना राष्ट्रीय आवक में नहीं हो पाती है और राष्ट्रीय आवक जो है वास्तविक से कम हो जाता है। फिर आता है वस्तु विनिमय प्रथा। हम प्राचीन समय में देख चुके हैं कि चीज के वस्तु के बदले में चीज वस्तु का अदला बदली होता था, तो वर्तमान समय भी कहीं कहीं ये प्रथा भी देखने को मिलती है। तो अगर विनिमय प्रथा कहीं पर अस्तित्व में है या विनिमय प्रथा का कहीं पर उपयोग हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसका आर्थिक मूल्य निकल नहीं पाता है और आर्थिक मूल्य निकल ना पाने की वजह से जो है वह राष्ट्रीय आवक में उसकी गणना मुश्किल हो जाती है, गणना नहीं हो पाती है। और उसके बाद एक इसमें आती है कि एक से अधिक व्यवसाय। कोई व्यक्ति है कि माना कि वह एक से अधिक व्यवसाय करता है, वह इंजीनियर भी है और चित्रकार भी है। अगर वह इंजीनियर का व्यवसाय करता है साथ में चित्रकार का व्यवसाय करता है तो वह कौन सी आवक वह दर्शाता है अपनी आवक के रूप में, वास्तविक आवक के रूप में, उस पर महत्व रखता है। तो अगर मान लो वह अपने इंजीनियर की आवक जो है व्यवसाय की आवक दर्शाता है लेकिन चित्रकार से कमाई हुई आवक को नहीं दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति में एक आवक वह छुपा रहा है या एक आवक को नहीं दर्शाया है तो उसकी आवक में, राष्ट्रीय आवक में गणना नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति एक से अधिक व्यवसाय अगर करता है तो अगर वह एक व्यवसाय की ही आवक दिखाता है, दूसरे की आवक नहीं दिखाता है, तो फिर राष्ट्रीय आवक सही नहीं मिल पाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में, आकलन करने में ये परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अब इसके लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसमें पर आता है मौद्रिक आय। तो इसमें आप समझेंगे कि राष्ट्रीय आय का माप मुद्रा के मापदंड द्वारा किया जाता है परंतु यदि मुद्रा रूपी मापदंड अस्थिर हो या दूसरे शब्दों में कहें कि भाव में बार बार कमी वृद्धि हो रही हो तो उत्पादन स्थिर होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि और कमी देखने को मिलती है। उत्पादन तो नहीं हो रहा है लेकिन राष्ट्रीय आय कम बताई जाएगी या ज़्यादा बताई जाएगी, क्योंकि भाव में उतार चढ़ाव बार बार आता है। उत्पादन कम बढ़ा हो तो भी राष्ट्रीय आय अधिक हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक प्रश्न खड़ा होता है कि जितना उत्पादन बढ़ा हो उतनी ही राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए।
तो अगर ऐसा हुआ तो मापदंड सही हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमारे पास दो ख्याल हैं। पहला है मौद्रिक राष्ट्रीय आय, दूसरा है वास्तविक राष्ट्रीय आय। मौद्रिक राष्ट्रीय आय में चालू भाव पर अर्थात वर्तमान भाव पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर से समझिए, जैसे 2021 का वर्ष है, तो 2021 का वर्ष तो उत्पादन में जो वर्ष भर में उत्पादन हुआ उसमें 2021 चालू वर्ष का भाव का गुणा कर दें तो जो हमको राष्ट्रीय आय मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय में चालू भाव का गुणा किया जाता है या चालू वर्ष के भाव का गुणा किया जाता है। वर्ष दौरान उत्पादित तमाम वस्तुओं के उत्पादन को उस वस्तु के बाजार भाव के साथ गुणा करने पर यह रकम प्राप्त होती है, परंतु यह मौद्रिक आय वास्तविक आय नहीं है। यदि किसी वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष जितना हुआ हो परंतु भाव दोगुना हो गया हो, भाव बढ़ गया हो, तो चालू वर्ष में मौद्रिक आय दुगनी हो जाएगी, जबकि उत्पादन उतना ही है लेकिन उसकी आय कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इस वजह से यह वास्तविक ख्याल नहीं दर्शाता है। अब दूसरा है वास्तविक आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या बताएंगे, आधार वर्ष, जैसे हमने ऊपर चर्चा की है यहाँ पर कि जैसे राष्ट्रीय आय की गणना अपने 1999-2000 गिनी जाती है, तो आधार जो है ये वर्ष गिना जाता है, यानी इसको आधार वर्ष कहते हैं। इस वर्ष में वस्तुओं के भाव या जो है कीमत में जो है ना के बराबर कमी या वृद्धि होती है अथवा भाव स्थिर रहते हैं। तो इस तरह से वास्तविक राष्ट्रीय आय की जब परिभाषा हम देंगे तो आधार वर्ष के भाव पर अर्थात स्थिर भाव पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो उसे राष्ट्रीय आवक कहते हैं। वर्ष दौरान उत्पादित तमाम वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु के स्थिर भाव से गुणा करने पर जो आवक मिलती है वही वास्तविक राष्ट्रीय आय है। अब वास्तविक राष्ट्रीय आय देश की सही आर्थिक स्थिति दर्शाती है। वास्तव में उत्पादन और बाजार कीमत, चालू भाव दोनों बढ़ते हैं, यानी जो उत्पादन है वो भी बढ़ता है, बाजार कीमत भी बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय आय में अमुक वृद्धि उत्पादन वृद्धि के कारण या अमुक वृद्धि कीमत वृद्धि के कारण होती है। परंतु हमें तो राष्ट्रीय आय की उस वृद्धि से में रुचि है कि जो उत्पादन वृद्धि से बढ़े। अगर राष्ट्रीय आय उत्पादन की वजह से बढ़ेगी तो देश का विकास होगा या हो रहा है ऐसा कहा जाएगा, लेकिन कीमत की वजह से अगर उत्पादन राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है तो हमारे काम की नहीं है। तो इस तरह से अगर उत्पादन की वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ने से लोगों के उपभोग और जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो इस तरह से आपने दो देखा, मौद्रिक राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय। मौद्रिक का मतलब हुआ कि कुल उत्पादन को चालू वर्ष के भाव से गुणा करने पर जो रकम प्राप्त होती है वो मौद्रिक आय है, और वास्तविक आय का मतलब हुआ कि उत्पादन को आधार वर्ष की कीमत से गुणा करने पर जो रकम मिलती है वह वास्तविक राष्ट्रीय आय कही जाती है। अब हम इसके बाद स्वाध्याय के विकल्प के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति से परिभाषा किसने दिया? तो हमने अभ्यास किया है इसके बारे में, तो हमने इसमें सही ऑप्शन क्या बताएंगे, ए मार्शल। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की गणना में ली जा सकती है? तो आप देखते हैं गृहिणी का गृह कार्य नहीं है, शिक्षा अपने संतान को पढ़ाए वो भी नहीं है, बाथरूम में गीत गाना भी नहीं है। तो इसमें कीमत जिसकी आर्थिक मूल्य होगा तो ये ए हॉस्पिटल में किया गया ऑपरेशन। उसके बाद है तीसरा, अलिप्त अर्थतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं होता है? तो ये बताएंगे विदेश व्यापार, क्योंकि अलिप्त अर्थतंत्र किसी भी अन्य देश के साथ संबंध रखता है, आर्थिक व्यवहार नहीं करता है, तो विदेश व्यापार। उसके बाद है, राष्ट्रीय आय की गणना में सरकार के कौन से खर्च गिने जाते हैं? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सरकार के कौन से खर्च गिने जाते हैं। तो यहाँ पर बताना है संरक्षण खर्च, इनका आर्थिक मूल्य नहीं है, बेचे नहीं जाते हैं, फिर भी इसको राष्ट्रीय आय में हम गिनते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में सरकार के जो है संरक्षण खर्च गिने जाते हैं। फिर आता है, मौद्रिक खर्च के घटकों की संख्या कितनी है? तो मौद्रिक खर्च के घटक की संख्या है 4। आपको यहाँ पर संख्या बतानी है, तो ये 4 प्रकार इसको बता देंगे। नीचे दर्शाई गई पद्धतियों में कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय मापने की पद्धति नहीं है? तो आपने देखा उत्पादन पद्धति है, आय पद्धति है, खर्च पद्धति है, तो खाली कौन सी पद्धति नहीं है? विक्रय की पद्धति नहीं है, तो सी आंसर आएगा। और अंत में है, एनडीपी और एनडीपी की गणना में जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? तो हमने देखा कि जीडीपी में से घिसाई घटाने पर क्या मिलता है? एनडीपी मिलता है। तो इस तरह से विकल्प पर प्रश्न हुए। अब थोड़ा 1-2 वाक्य उत्तर देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आय अर्थात क्या है। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि वर्ष दरमियान या वर्ष दौरान उत्पादन के 4 साधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाली कुल आवक। तो 4 साधनों कौन कौन सी आवक मिलती है? भाड़ा प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ। तो ये जो कुल आवक होती है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दूसरा है अलिप्त अर्थतंत्र किसे कहते हैं? तो जो अर्थतंत्र सरकार और विदेश व्यापार की कोई भूमिका नहीं रखता है उसे अलिप्त अर्थतंत्र कहते हैं। यानी जिस अर्थतंत्र में सरकार की और विदेश व्यापार की कोई भूमिका ना हो वह अलिप्त अर्थतंत्र कहा जाएगा। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है कुल राष्ट्रीय आवक और उसके भाग में कुल जनसंख्या। यानी देश की कुल राष्ट्रीय आवक में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। चौथा नंबर है शुद्ध आंतरिक उत्पाद का अर्थ बताइए। तो शुद्ध आंतरिक उत्पाद का अर्थ बताने के लिए वर्ष दौरान देश की सरहद में और देश और विदेश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न होने वाली या तैयार होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बाजारी मूल्य में से घिसाई घटा देने के बाद प्राप्त होने वाले मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय पैदाश या उत्पादन या NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसकी आप व्याख्या दे सकते हैं। फिर आता है बदला भुगतान अर्थात क्या। तो बदला भुगतान में जैसे पेंशन, फिर बेरोजगारी भत्ता, विधवाओं को सहायता, ये जो सरकार हेरफेर वाले खर्च करती है या बदला खर्च करती है तो उन्हें क्या कहते हैं? बदला भुगतान कहते हैं या बदले का भुगतान कहते हैं। फिर छठा नंबर है कि पुराने मकान की खरीदी राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा या नहीं, क्यों? तो आपको बताना है कि पुराने मकान की खरीदी राष्ट्रीय आवक में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अगर हम गिनेंगे तो उसकी गणना 2 बार हो जाएगी। क्योंकि एक बार तो जब नया मकान बेचा गया था या खरीदा गया था तो उसकी गणना हो चुकी है। अब जब दूसरी बार पुराना मकान हो गया उसको खरीदा बेचा जाएगा तो उसकी 2 बार गणना हो जाएगी। तो उस दोहरी गणना को टालने के लिए उसको जो है राष्ट्रीय आय में गिना नहीं जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न 7 है गृहिणी के गृह कार्य की सेवा का समावेश राष्ट्रीय आय में क्यों नहीं होता है। तो हमने अभ्यास किया इसके बारे में कि गृहिणी के गृह कार्य की सेवा का आर्थिक मूल्य नहीं होता है क्योंकि बाजार में वो सेवा बेची नहीं जाती है, तो इस वजह से उसका राष्ट्रीय आवक में समावेश नहीं होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है आरोपित भाड़ा क्या है। तो आप बताएं इसके अंदर कि जब अपना मकान किसी अन्य को भाड़े पर दिया गया होता, यानी जहां हम रह रहे हैं उस मकान को किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर दिया गया होता, तो जो भाड़ा प्राप्त हो सकता या होता उसे क्या कहते हैं? आरोपित भाड़ा कहते हैं। मकान भाड़े पर नहीं है लेकिन अगर दिया गया होता तो जो भाड़ा मिलता वही भाड़ा आरोपित भाड़ा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है, तो इसके अंदर अपने नाम बताएंगे इसके अंदर कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी संस्था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ये भारत के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। फिर आता है मौद्रिक राष्ट्रीय आय कौन से भाव पर गिनी जाती है। तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय ये जो है चालू बाजार भाव पर, यानी चालू वर्ष के बाजार भाव पर गिनी जाती है। फिर उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय, यह देश के प्रत्येक नागरिक की आय नहीं है, किस प्रकार। तो आप बताएंगे कि प्रति व्यक्ति आय यह व्यक्तियों की या प्रति व्यक्ति औसत आवक है, औसत आय है। इस वजह से देश के प्रत्येक नागरिक की आय नहीं है लेकिन औसत है, क्योंकि इसमें कुल जनसंख्या का भाग देते हैं, तो भाग देने से औसत आवक प्राप्त होती है, न कि प्रत्येक देश के नागरिक की आवक मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से प्रश्न 1 विकल्प के प्रश्न और दूसरा 1 वाक्य उत्तर यहाँ पूरे होते हैं और इस तरह अपना स्वाध्याय यहाँ पूरा होता है। नमस्कार।